वेलकम टू चैनल एजुकेयर्स। थ्रू दिस वीडियो हम पढ़ने वाले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं डेफिनेशंस, जो कि है कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट। सो प्लीज सी दिस वीडियो एट द लास्ट। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। इसे इनेक्ट किया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने। अगर हम इसकी डेट की बात करें तो ये डेट कौन से डेट को इनेक्ट हुआ था? 1 सितंबर 1872 को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है बिकॉज कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी इस डेट का जिक्र होता है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर टोटल सेक्शंस कितने हैं? 266 सेक्शंस है, याद रखना 266 सेक्शंस है। फिर इसके एक्सटेंशन की बात करें तो ये ऑल ओवर इंडिया में एक्सटेंड है। अभी यहाँ पे दे रखा है एक्सेप्ट द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, इसे कट कर देना है बिकॉज राइट नाउ जम्मू एंड कश्मीर में जब आर्टिकल 370 रिमूव हो गया तो ये जो एक्ट है वो जम्मू कश्मीर में भी एज वेल एज एक्सटेंड है। फिर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 पार्ट्स। मेनली इस एक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड देन सेकेंड है हमारा स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में टोटल हमारे सेक्शन से 1 से लेकर 75 तक है और स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में सेक्शन 125 से 238 तक। चलिए अब जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, जो बेसिकली कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है और आपके एलएलबी फर्स्ट ईयर में भी ये सब्जेक्ट आ रखा है। एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है कि एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल होता है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बहुत छोटी सी और बहुत स्वीट एंड सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। फिर सेकंड पॉइंट है एग्रीमेंट्स विच आर नॉट लीगली इन्फोर्सिबल आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट रिमेन एज अ वॉइड एग्रीमेंट्स। और सेकंड पॉइंट हमें ये कहता है ऐसे एग्रीमेंट जो कि लॉ की नज़र में तो इन्फोर्सिबल नहीं है तो हम इसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, लेकिन इसे हम क्या कहेंगे? वॉइड एग्रीमेंट्स। वॉइड एग्रीमेंट्स आगे जाके हम अभी पढ़ेंगे। फिर थर्ड पॉइंट हमारा अकॉर्डिंग टू सामन अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज। तो ये जो डेफिनेशन वो सामन ने दी है, आप जब आंसर राइटिंग करें तो ये डेफिनेशन ज़रूर लिखें। फिर दे आर 2 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के बेसिकली टू एसेंशियल एलिमेंट्स है। फर्स्ट है एग्रीमेंट विच आर इन्फोर्सिबल बाय लॉ। फर्स्ट हमारा एग्रीमेंट है और सेकंड इन्फोर्सिबल बाय लॉ। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट की सिंपल डेफिनेशन है दैट एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट क्या है? ये सेक्शन 2E के अंदर आया हुआ है जो कि एग्रीमेंट की डेफिनेशन देता है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर एन एग्रीमेंट इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। सो ये डेफिनेशन क्या कहती है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मतलब मान लीजिए एक है पर्सन ए और एक पर्सन बी है। पर्सन ए ने पर्सन बी को एक प्रॉमिस किया कि मैं अपनी कार जो है वो 50,000 में आपको सेल करूँगा। तो बी पर्सन ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे कंसिडरेशन हो गई, पहले प्रॉमिस हुआ फिर कंसिडरेशन हो गई कि भाई मैं कार दूंगा और तुम मुझे पैसे देना। ईच अदर आया है, मतलब 2 पार्टीज का होना यहाँ पे ज़रूरी है। सो हम कह सकते हैं कि एग्रीमेंट इक्वल्स टू ऑफर। पहले ऑफर दिया उसने, फिर उसने पर्सन बी ने ऑफर को एक्सेप्ट किया, फिर ये दोनों का जब कंसिडरेशन कंफर्म हो गया तो ये एग्रीमेंट हो गया। फिर है ऑफर प्रपोजल। ये जो इसकी डेफिनेशन है वो किस में आई हुई है? सेक्शन 2A के अंदर आई हुई है। सेक्शन 2A के अंदर when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other person either to such act or abstinence, he is said to make a proposal. जब एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को अपने विल के द्वारा, अपनी इच्छा के द्वारा एक ऑफर देता है, एक प्रपोजल और ऑफर दोनों सेम है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है हमें। अगर प्रपोजल पूछे या ऑफर पूछे, इन दोनों की डेफिनेशन ये सेक्शन 2A के अंदर जो दे रखी है वो सेम है। बेसिकली जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना पर्सन ए और पर्सन बी के बारे में, ये वही चीज़ कह रहा है। फिर है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस जो है वो सेक्शन 2B के अंदर आई हुई है। व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. सो जब दूसरे पर्सन को जब उसने प्रपोजल दिया और उसने एक्सेप्ट किया सेकंड पार्टी ने, तो ये क्या होगी? एक्सेप्टेंस। थर्ड है हमारा प्रॉमिस जो कि सेक्शन 2B के अंदर ही आता है। A proposal when accepted becomes a promise. In a simple words, when an offer is accepted, it becomes promise. जब कोई भी इंसान पर्सन ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो ऑफर किसका रूप ले लेता है? प्रॉमिस का।
सो अगेन हम ये स्टेप्स याद करते हैं कि एग्रीमेंट कैसे बनता है। सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है कि हम ऑफ़र देते हैं, यानी कि प्रपोजल और ऑफ़र सेम है, ये देते हैं। फिर सेकंड पार्टी उसे एक्सेप्ट करती है, लीगल वे में इसे एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। फिर थर्ड, जब ऑफ़र और एक्सेप्टेंस दोनों हो जाती है तो दोनों मिलके क्या बनाती है, प्रॉमिस। तो ये प्रॉमिस हो गया। तो ये ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस मिलके बन गया हमारा एग्रीमेंट। चलिए अब जानते हैं कि इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है। एज पर सेक्शन 10, all agreements are contracts if they are made by free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and not hereby expressly declared to be void. All contracts are agreements but all agreements are not contracts. ये most important term है, इसका अच्छे से इसको आप ध्यान से देखना। दैट सेक्शन 10 जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो हमें ये कहता है कि जितने भी एग्रीमेंट्स है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट है। और शर्त क्या है उसकी, इफ़ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट के द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए। मतलब अगर दो पार्टीज मिलकर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उन दोनों की फ्री कंसेंट होनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी भी तरह का फोर्स नहीं होना चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए, दोनों फ्री कंसेंट होकर कॉन्ट्रैक्ट करें। और लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब होता है एक चीज़ देना, एक चीज़ लेना। यानी कि एक पर्सन ए ने कार दी, पर्सन बी ने उसे 50,000 दिए और कार ले ली, तो दोनों में कंसिडरेशन हो गया। अब ये लॉफुल कंसिडरेशन है। इलीगल जो अनलॉफुल कंसिडरेशन वो क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक ए पर्सन है, उसने बी पर्सन को बोला कि मैं तुझे ड्रग्स दूंगा और तू मुझे बदले में 1,00,000 रुपए देना। तो ये क्या है, अनलॉफुल कंसिडरेशन, बिकॉज ड्रग्स का जो लेन देन है वो हमारे इंडिया के अंदर एक अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा फिर वो। इसीलिए ये कहा गया कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है वो एग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन जितने भी एग्रीमेंट्स है ज़रूरी नहीं वो सारे एग्रीमेंट्स क्या हो, एक कॉन्ट्रैक्ट हो। मान लीजिए दो लोगों ने एग्रीमेंट किया कि भाई मैं तुझे ड्रग्स दूंगा, तू मुझे पैसे देना, आगे जाके वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड होगा या इनवैलिड, इनवैलिड हो जाएगा। यानी कि एग्रीमेंट तो उन्होंने बना दिया बट वो एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। चलिए अब हम देखते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फर्स्ट चीज़ ऑफर होना चाहिए और उस ऑफर को एक्सेप्टेंस सेकंड पार्टी से मिलनी चाहिए। सेकंड चीज़ है लीगल रिलेशनशिप। इलीगल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक 5 साल का बच्चा है और एक 17 साल का बच्चा, उन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम दोनों मिलके एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, तू मुझे ये देना, मैं तुझे पैसे दूंगा कोई भी चीज़ को लेके। तो ये लीगल रिलेशनशिप नहीं करता है, बिकॉज एज जो है वो 18+ होना ज़रूरी है। फिर है फ्री कंसेंट, दोनों की फ्री कंसेंट होनी ज़रूरी है, दोनों पार्टीज़ को फ्री कंसेंट देनी है। फोर्थ पॉइंट है हमारा कैपेसिटी ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़। कैपेसिटी जो अभी मैंने बताया आपको कि एज होनी चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़। फिर है लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे ड्रग्स, गांजा, ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो कि बियर वगैरह जो इलीगल है कंट्री के अंदर, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। फिर है लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन भी लॉफुल होनी ज़रूरी है। फिर है सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी होनी ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को प्रॉमिस किया कि मैं ये 2 दिन के अंदर आपका ये जो पार्सल है, जो भी खरीदा है वो मैं आपके डिलीवरी कर दूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश हो जाती है, तूफान, आंधी, मतलब जो वेदर है वो ख़राब हो जाता है, वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है अपनी ड्यूटी को। तो यहाँ पे ये सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज पॉसिबिलिटी का भी होना ज़रूरी है। फिर वो नेक्स्ट डे करता है जस्ट बिकॉज उसके पास रीज़न है। फिर है एग्रीमेंट्स नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड। जो भी एग्रीमेंट है उसे डिक्लेयर वॉइड नहीं करना। वॉइड का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से रॉन्ग, मतलब पूरी तरह से उसे अपन नेगेटिवली वॉइड कर देते हैं, मना कर देते हैं। फिर है लीगल फॉर्मेलिटीज़। जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटी जैसे एग्रीमेंट्स वगैरह कॉन्ट्रैक्ट्स है, लीगली साइन होने चाहिए, दोनों पार्टी की कंसेंट, दोनों को उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, ये जितने भी पॉइंट्स है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल एलिमेंट। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 1872 का है, इसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने किया था। इसकी जो डेट है वो 1 सितंबर 1872 है, जहाँ जब इस डेट से ये लागू हुआ। इसके अंदर टोटल 266 सेक्शन है, ये सारे स्टेट्स में है इंडिया के। पहले एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर था, लेकिन आफ्टर 370 आर्टिकल ये अब जम्मू कश्मीर में भी लागू है। इसे मेनली अपन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड स्पेशल काइंड्स ऑफ। फिर हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज़ कॉन्ट्रैक्ट। मेनली जब एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबल बाय लॉ दोनों मिल जाते तो ये दोनों मिलके बना लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट।
और एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। पहले ऑफर दिया जाता है, फिर सामने वाली पार्टी उसे एक्सेप्ट करती है, फिर दोनों चीज़ मिलकर बनती है एग्रीमेंट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उसे वैलिड होने के लिए क्या चाहिए? उसके लिए एक फ्री कंसेंट होनी ज़रूरी है दोनों पार्टीज़ की, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लीगल रिलेशनशिप, फ्री कंसेंट, कैपेसिटी और कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, एग्रीमेंट्स नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड एंड लीगल फॉर्मेलिटी। तो आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद आए, आपको समझ में आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।